बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं तनवीर इकबाल और मेरे साथ साथी तज्जियाकार मौजूद हैं राना सैफुर रहमान साहब। राना सैफुर रहमान साहब सीनियर सहाफ़ी हैं, मुसन्नफ़ हैं और बेहतरीन तज्जियाकार हैं। राना साहब, बहुत शुक्रिया आपका यहाँ पे हमें वक्त देने का। बहुत शुक्रिया तनवीर साहब, आपने मुझे दावत दी। जी जी। राना साहब, हम बात करते हैं, बात थोड़ा सा इशू पुराना लेकिन इतना भी नहीं है। जैसे जो एफएटीएफ का मामला है या आईएमएफ आप जिसे कह सकते हैं, आईएमएफ है, उसका इदारा है एफएटीएफ। तो इन्होंने पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में रखा हुआ है, ठीक है। और ग्रे लिस्ट में रखने के साथ इन्होंने जो 27 शर्तें दी थी, जो पिछला इनका सेशन था, जो इनका रिव्यू सेशन होता है किसी भी मुल्क के हवाले से, कि उनको ये किसी ग्रे लिस्ट में रखते हैं या उनको ग्रीन सिग्नल देते हैं या ग्रे लिस्ट में से निकाल देते हैं। तो इन्होंने पाकिस्तान को, जो अभी ये 2-3-4 रोज पहले हुआ इनका एक जो रिव्यू सेशन था, उसमें इन्होंने पाकिस्तान को मुस्तकिल अभी तक ग्रे लिस्ट में बरकरार रखा है। तो उसकी वजह यह है कि 27 में से 26, जो एक इनका नुक्ता था, एक जो पॉइंट था, उस पे जो एफएटीएफ है, उन्होंने कहा कि जी ये पूरा नहीं हुआ तो इसको भी पूरा करें, तो उसके बाद हम आपको ग्रे लिस्ट से निकालने का सोचेंगे। तो अब सवाल ये पैदा हो कि जैसे हमारे मोहतरम वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी साहब ने जो अपना एक मौकफ पेश किया उनके पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में बरकरार रखने के हवाले से, वो ये था कि ये टेक्निकल इदारे की निस्बत ये हमें महसूस हो रहा है कि ये एक सियासत हो रही है। यानी कुछ ऐसी सियासी चीजें हैं, जैसे इंडिया का इन्फ्लुएंस है फ्रांस के ऊपर। एफएटीएफ का ऑफिस आपको पता है पेरिस में है, जो कि फ्रांस में है, और जो फ्रांस की गवर्नमेंट है वो भी इन पे इन्फ्लुएंस हो सकती है। वो कैसे कि मतलब बहुत सारी चीजें हैं, जैसे तौहीन रिसालत का मामला देख लें। इस मामले में भी जाहिर है फ्रांस की गवर्नमेंट जो है वो हमें सपोर्ट नहीं करती, हम भी जाहिर है वो नहीं करते, और हमारा वहां पे सफीर भी नहीं है। तो ये जो सारी चीजें हैं, अच्छा इसमें जो एक आप बता रहे थे कि ये कुछ आपके पास एक ऐसी चीज है, ऐसा पॉइंट है कि जो 27वां जो नुक्ता है, जो 27वीं जो शिक थी, वो क्या शिक है, और अब आईएमएफ ने हमें दोबारा क्या कहा है कि क्या करें हम लोग। जी राना साहब। देखिए तनवीर साहब, एफएटीएफ ने पाकिस्तान के साथ जो रवैया अपनाया हुआ है वो बेसिकली तकनीकी नहीं है, वो खालिस्तान सियासी। सालों में नहीं, दिनों में एफएटीएफ की शराइत पर पूरा उतरने के लिए और उसकी एसओपी को पूरा करने के लिए तेजी से होमवर्क किया। उसके लिए दरकार कानून साजी, जहां जहां जरूरत थी वो कानून साजी की, ऑर्डिनेंस की मदद ली, पार्लियामेंट की मदद ली, हर लिहाज से इस पे काम किया गया। और आज अल्हम्दुलिल्लाह 3 साल के अंदर हम इस पोजीशन में हैं कि पाकिस्तान ने 26 में से 27 निकात पे 27 में से 26 निकात पर अमल दरामद कर लिया। लेकिन बदकिस्मती ये है, जो 27वां नुकता है उस पर अमल दरामद में जुजवी तौर पर जब चल रहा है, तो साथ ही एफएटीएफ ने एक और बात भी कर दी कि जी आप हमें बताएं कि आपके रियल एजेंट्स क्या कर रहे हैं, रियल स्टेट एजेंट्स का क्या किरदार है, वो मनी लॉन्ड्रिंग में इन्वॉल्व है। आप अपने वकला को चेक करें, आप अपने ज्वेलर्स को चेक करें, आप अपने अकाउंटेंट्स को चेक करें। देखें, अकाउंट रियल स्टेट एजेंट्स, ज्वेलर्स, अकाउंटेंट्स और वकला का नाम क्यों आया, इन पे बात क्यों की गई, उनकी तरफ उंगली क्यों उठाई गई। आज से कुछ अर्सा पहले बरतानिया में मलिक रियाज साहब की मनी लॉन्ड्रिंग बाकायदा साबित हुई और उनसे रकम वापस ली गई, जो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को वापस दी गई। अब ये एक अलग बात है कि उसको उन्होंने जुर्माने में एडजस्ट करवा दिया, ये उनकी जो फाइलों के पहिए लगते हैं उसका, उससे एक बहुत ज्यादा इस पे उंगलियां उठी। दूसरा इसमें एक और ये बीफ है, इस वजह से भी उधर उन्होंने तवज्जो दिलाई कि पाकिस्तान में जो बाहर से जितनी भी सरमायाकारी आती है वो ज्यादातर रियल स्टेट सेक्टर में ही आ रही, रियल स्टेट एजेंट्स के पास ही आ रही। इसलिए भी वो सोच रहे हैं कि पता नहीं इस सेक्टर में क्या कुछ हो रहा है। और एमनेस्टी के बाद तो सूरत हाल बहुत ज्यादा है। एमनेस्टी की आईएमएफ ने भी मुखालफत की और दूसरे इदारों ने भी मुखालफत की। एफएटीएफ भी नहीं चाहता कि जी आप मजीद रियल स्टेट एजेंट्स को टैक्स एमनेस्टी दें रियल स्टेट में, इसलिए उस पर उनकी नजर ज्यादा गहरी थी। इसी तरह जिस वक्त आप देखें, अब आप लाहौर में कई जगह पे जाएं, एक बड़ी मारूफ मार्केट सोने की एस्टेब्लिश हो चुकी है एम आलम रोड पे, वहां जाएं तो आप ये देख कर हैरान रह जाएंगे कि पाकिस्तान में ट्रेड हो रही है, पाकिस्तान में मुतबादल करेंसी के तौर पे या ज़र मुबादला के तौर पे जिस करेंसी को कंसिडर किया जाता है वो डॉलर है, लेकिन वहां रेट हमारा दिरहम में चल रहा होता है। हैरान कुन बात है। अगर इस तरह के पहलू इस मुल्क में आम है और इस सेक्टर को कोई अटेंड नहीं कर रहा, तो एफएटीएफ ने अब इस पे बात कर दी कि आप अपने ज्वेलर्स को भी देखें।
अकाउंटेंट फर्म्स, जितनी भी मनी लॉन्ड्रिंग है वो अकाउंटेंट फर्म्स लेकिन और इसमें वकला राना साहब एक मिनट में आपको रोकता हूँ, वो ये है कि ये जो इल्जामात हैं एफएटीएफ के, या इवन ये काफी हद तक ठीक भी हैं। आप देखें जो हमारे रियल स्टेट के जो टाइकॉन्स हैं, लाइक मलक रियाज टाइप जो टाइकॉन्स हैं, ये वाकयातन मनी लॉन्ड्रिंग में मुलवस रहे हैं। इनके आपको भी पता है, हमारे सियासतदानों के, जजेस के और बहुत सारे फौजी अफसरान के, इनके ये पैसे लेके जो इनके प्राइवेट जहाज हैं, ये जेट, ये यहाँ से दुबई जाते रहे, यहाँ से लंदन पहुंचाते रहे, जहाजों के जहाज भर के डॉलरों के पाकिस्तान से। तो ये इल्जामात काफी हद तक ठीक हैं इस मामले में। ठीक है, एमनेस्टी जो स्कीम है इसमें हुकूमत का आप अगर नुक्ता नजर देखें, जैसे पीटीआई गवर्नमेंट ने, इमरान खान ने कहा कि जो एमनेस्टी स्कीम को इन्होंने बढ़ाया, तो उससे ये है कि कुछ हमारे यहाँ पैसा आ रहा है, लेकिन ये है कि बहुत सारे लोग इसी ब्लैक के पैसे को व्हाइट करने में भी मसरूफ हैं। देखें तनवीर साहब, आपकी बात ठीक है। पाकिस्तान में एमनेस्टी देने से ये हुआ कि पाकिस्तान की मईशत रिवाइव हुई, पाकिस्तान की मईशत दोबारा बहाल हुई, बेहतरी की तरफ चली, पाकिस्तान में रोजगार मिला। कोविड के दिनों में, कोरोना के दिनों में, जब पूरी दुनिया लॉकडाउन में थी, पाकिस्तान की एक्सपोर्ट बढ़ी, पाकिस्तान में इंपोर्ट कम हुई। ये सारी खूबियां सिर्फ इसी वजह से पैदा हुई, मुआशी हमारे, और 3.94 तक हमारी तरक्की गई। सिर्फ इसीलिए गई, जो शरह जीडीपी में इजाफा हुआ, सिर्फ इसीलिए हुआ कि हमने रियल स्टेट सेक्टर को मूव किया, उसको बहाल करने की तरफ तवज्जो दी। उसमें यूनिवर्सिटी से लोगों का इत्मीनान बढ़ा, पैसा आया, ये है। लेकिन पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में इसलिए रखा जाएगा कि वो पाकिस्तान से दबाव डालकर अपनी शराइत मनवाना चाहते हैं। अफगानिस्तान में इनखला के बाद क्या सूरत हाल है, अमेरिका हमसे क्या चाह रहा है, हमसे अड्डे जी, मांग रहे हैं। यकीनी बात, आपकी बात ठीक है कि ये जाहिर है इंटरनेशनल जो इश्यूज हैं उनके ऊपर भी पाकिस्तान को इन्फ्लुएंस करने की कोशिश की जा रही है। अच्छा राना साहब, इसमें ये एफएटीएफ की बात हो रही है, तो मैं ये बात जरूर करना चाहूंगा कि जैसे हमारे देखें, हमारे मोटरवेज गिरवी रखे जा चुके हैं, हमारे बड़े बड़े जो पीटीवी और रेडियो स्टेशन हैं वो गिरवी रखे जा चुके हैं, मतलब पीटीआई गवर्नमेंट की जानिब से। और जो आईएमएफ की शराइत मानी है, ठीक है, एफएटीएफ का जो किरदार वो सियासी है और जो इन्फ्लुएंस इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहे हैं, वो मैं उस पे तो हमें कोई दो राय नहीं है। हम बतौर कौम, हम एक हमारा मौकफ है कि वो हम उनके खिलाफ हैं, हम उनको कंडेम करते हैं। लेकिन जब अगर हम अपनी बात करें कि हम जो है, हमारी कौम, जैसे मौजूदा गवर्नमेंट है, पीटीआई गवर्नमेंट है, ये नून लीग की गवर्नमेंट थी या पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट थी, तो उन्हें भी ये मुरद इल्जाम ठहराते थे कि देखें जी, इन्होंने मुल्क बेच दिया, इन्होंने ये असासे रख दिए और कीमतें आईएमएफ के कहने पे बढ़ाई। तो पीटीआई की गवर्नमेंट ने भी ये जो जुल्म किया है, देखें ना, अब आप आम आदमी बिजली का बिल आज नहीं दे सकता। मैं खुद, मेरे लिए मुश्किल होता है कि हम बिजली के बिल कैसे पे करें, गैस के बिल कैसे पे करें। तो इस हवाले से भी थोड़ा सा आप बताएं कि इसका क्या हल होना चाहिए। मैं आपकी बात का जवाब देना चाह रहा हूँ। देखिए तनवीर साहब, आप और मैं पाकिस्तान के शहरी, हम बचपन से यहीं पले बड़े, यही हमारा गुजारा हो रहा है, और हम देख रहे हैं अगर एक बुराई शुरू हुई तो वो बतदरीज वक्त के साथ बढ़ती जा रही है। जी। करप्शन आज नहीं शुरू हुई, बदनवानी आज नहीं हुई, कर्जों की हड़प दड़प का मामला आज नहीं हुआ, ये शुरू से चला आ रहा है। हम जी। करते आ रहे हैं। ये मुल्क 2 लख्त हो गया, हमने उस पर कोई आज तक बहस नहीं की, बल्कि हम छुपाते हैं कि जी जी। ये मुल्क 2 लख्त नहीं हुआ, और उस पर अजीबोगरीब सी तावीलें करते हैं। लेकिन बात यह कि जो कुछ हुआ इस मुल्क के साथ, जो कुछ होता रहा, उसमें हम सब शरीक थे। हमारे आमर भी उसमें शरीक है, हमारे जनाब जमहूरी हुक्मरान भी शरीक है, हमारे अदारों की मिसमैनेजमेंट भी शरीक है, करप्शन का अंसर भी शामिल है। अब आप आम आदमी को देख लें, आप जो वो इस करप्शन की सूरत हाल से कितना तंग आ चुका है। अभी 2-4 दिन पहले बलवाल में सैनिटरी इंस्पेक्टर को इसलिए लोगों ने मारा कि वो सारा दिन एसी के दफ्तर में बैठा रहता है, बाहर लोगों के मसाइल हल करने के लिए नहीं निकलता। कल बुरेवाला में वाकया पेश आया कि भाई, जी। आप रिश्वत भी लेते हो, पैसे भी लेते हो, फिर हमारा काम भी नहीं करते, रजिस्टर भी घर उठा के ले जाते हो, लोगों ने उसे मारा पीटा। ये क्या है? ये पाकिस्तान में हर उस सूरत हाल का जवाब है जो हमारे लिए इंतहाई संगीन है। इस हुकूमत को भी इसका एहसास करना चाहिए, इसको अपोजिशन को भी एहसास करना चाहिए, हर उस अदारे को एहसास करना चाहिए जो सरकारी मशीनरी के तौर पर इस मुल्क में काम कर रहा है। करप्शन इंतहा से बढ़ चुकी है। जब करप्शन इंतहा से बढ़ जाए तो अदारे गिरवी रखे जाते हैं। जब जी। लूट मार इंतहा से बढ़ जाए तो यही कुछ होता है। जब आप प्रोटोकॉल के मारे हो जाए तो फिर यही कुछ होता है कि एक ऑफिसर के पीछे 32-32 सौ आदमी, एक पीएम के पीछे 32-32 सौ आदमी उसके प्राइवेट घर पे ड्यूटियां करते हैं। इसी तरह अगर आप एक एसपी के घर पे चले जाए तो उसके साथ भी 15 बंदे ड्यूटी कर रहे, जी। पुलिस वाले। अवाम जाए जहन्नम में,
कोई नहीं देख रहा। लेकिन एक बात अब क्लियर है, वो बात ये है कि करप्शन की सजा इस अवाम को मिलनी कि अवाम ने कभी अपने हक के लिए बात ही नहीं की। आप उठे, बात करें, नहीं, बात तो फोरम राना में साहब बात तो करते हैं। अब हर बंदे का एक अपना लेवल है, हर बंदा सड़क के ऊपर आके खड़ा नहीं हो सकता, बात करते हैं। हम लोग जैसे नहीं, हम लोग बात ये नहीं है एक दफा आप सड़क पे आएंगे, दो दफा सड़क पे आएंगे, तीसरी दफा आपको आने की जरूरत पेश नहीं आएगी। आप हमारे सामने बांग्लादेश की मिसाल है, वहां लोग अपने हक के लिए फौरन खड़े होते हैं। आप और दुनिया के जमहूरी ममालिक में चले जाएं, अगर बच्चों की कोरिया में कुछ अरसे फीसें बढ़ाई गई थी तो बच्चे फौरन जी, सड़कों पे आगे खड़े हो गए थे कि बेशक जी राना क्यों। साहब, ये हम इन सारे इश्यूज पे मैं चाह रहा हूँ कि हर जो इशू है स्पेसिफिकली हम बात करेंगे, लेकिन मैं दोबारा एफएटीएफ की तरफ आना चाह रहा हूँ कि आप ये बताएं क्या तजवीज है आपके पास कि हम मेरी हमारी हुकूमत, हम हमारी कौम और हमारी हुकूमत आईएमएफ के छुटकारे से हम उससे कैसे निजात हासिल कर सकते हैं आईएमएफ से? आईएमएफ के चुंगल से उस वक्त तक छुटकारा नहीं मिल सकता, ना मिलेगा, जब तक हम अपनी नीयतों को साफ नहीं करें। जब तक हमारा सरकारी दफ्तर में बैठा अफसर बाबू जो एक अफसर काले गोरे वाली सोच से बाहर नहीं निकलेगा, जब जी, तक हम इस बात पर तवज्जो नहीं देंगे कि हम अपने वसाइल को बढ़ाएं। क्या वकला के पास इतना पैसा है? क्या वो लोग भी मनी लॉन्ड्रिंग में मुलव्वस हैं? जो क्योंकि अगर एफएटीएफ ने अगर वहां से उन्होंने ये बात कर दी, तो इसमें मतलब मेरे लिए हैरान कौन बात है, इस पे कोई थोड़ी सी तफसील है तो वो बताइए। बात यह है कि मेरी मकसद, या अगर मैं बात कर रहा हूँ या एफएटीएफ ने बात की या हमने थोड़ा वकला या अकाउंटेंट्स की जो बात की गई है, तो वो देखें, बात ये है कि कोई भी ट्रांजेक्शन और जो दूसरा है ये फाइनेंशियल मैनेजमेंट वाले लोग ही कर सकते हैं, या जिन्हें लीगल कानूनी मामलात का एक्सपीरियंस है वो लोग ये काम कर सकते हैं। इसलिए वकला का नाम भी आया, इसलिए जनाब उनका भी आया। मनी लॉन्ड्रिंग में तो अब आप कुछ नहीं कह सकते। पाकिस्तान में जो वकला की आमदन है वो ट्रांसपेरेंट तो नहीं है, वो क्लियर तो नहीं है कि उनकी कितनी आमदन, उन पे एक प्रोफेशनल टैक्स आए थे वो भी अक्सर नहीं देते। जो थोड़ा बहुत देते हैं वो, लेकिन जब फीसें और उनका जो लिविंग स्टैंडर्ड है और जो उनके पास पैसे हैं और जो उनके बाहर आना जाना है, जो उनके सैर तफरी है, वो जो वकला की एक छोटी सी तादाद जो अरबों रुपए में खेल रही है, इतनी इतनी बड़ी जायदादें, ये तो किसी से बात छुपी नहीं है। इसलिए हमारा मसला सिर्फ ये है कि हम संजीदगी से कोई काम करने के लिए तैयार ही नहीं, हमारी देर पा पॉलिसियां नहीं है, हम आज की बुनियाद पे फैसला करते हैं। मसलन सी पैक हमारा मगरबी रूट पे बेस करता था, हमें ग्वादर बंदरगाह तक मैक्सिमम रास्तों को पहुंचाना था। हमने वो मगरबी रूट पे काम नहीं किया, लाहौर की मेट्रो ऑरेंज ट्रेन बना ली कि यहाँ पॉपुलर वोट था। इस तरह के जब मामलात में आप तो फंसेंगे आप तो फिर बिल्कुल आप बजा क्या पा रहे हैं, लेकिन यह जाहिर है ये हर टॉपिक ही एक इतना वसी टॉपिक है कि इस पे मतलब हम ये चाह रहे हैं कि हम हर एक स्पेसिफिक टॉपिक पे इस पे हम तफसीली गुफ्तगू करें और नाजरीन तक अपना नुक्ता नज़र पहुंचाएं। तो अभी मैं बस यही नाजरीन वक्त कम है, तो ये इस नशिस्त से फ़ायदा उठाते हुए मैं ये अर्ज करना चाहूँगा कि जैसे एक तो जो एफएटीएफ जो पॉलिटिकल जो असर और रसूख इस्तेमाल कर रही है पाकिस्तान के खिलाफ, उस पे यकीनन हम उस पे एहतजाज सरापा एहतजाज हैं। और हम हुकूमत से भी ये तवक्को करेंगे कि ऐसे इक़दामात किए जाएँ, ऐसे इक़दामात उठाए जाएँ कि आईएमएफ के चुंगल से हम निकल सकें और हमारी कौम को इस जो मुसीबत है इससे छुटकारा मिल सके। और हम ये जो आए रोज़ जो बिजली की कीमतों में इज़ाफ़े हैं, पेट्रोल प्राइसेज़ में इज़ाफ़े हैं और जो हमारे टोल टैक्स हैं उनमें इज़ाफ़े हैं, और ये इन सारी चीज़ों से हम उसी वक़्त निकल सकते हैं जब हम जो है वो अपने पैरों पे सही तरह खड़े होंगे और दुनिया की आँखों में आँखें डाल के बात कर सकेंगे। सारी में आपकी बात तो काटना। अब तक के लिए इतना ही राना साहब, तो फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट उसमें मीटिंग में मुलाकात होगी। तो अगले मौजू के साथ नाज़रीन उस वक़्त तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान। अल्लाह